नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि ट्रेन हाईजैक में 154 सैनिक अब भी बीएलए के कब्जे में हैं और भारत से सैन्य ताकत में पिछड़ चुका है पड़ोसी। खबर में आगे जिक्र होगा कि अब घुसपैठियों की खैर नहीं, मोदी सरकार बनाने जा रही है नया इमिग्रेशन कानून। बांग्लादेश हो या रोहिंग्या, अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा गेम प्लान, राम मंदिर के बाद अब सीता मंदिर की बारी। आगे आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा, असली होली नवंबर में मनेगी, चिराग पासवान ने कर दिया दावा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि क्या बिहार से चुनाव लड़ेंगे अमित शाह के बेटे जय शाह, पटना में लगे हैं ये पोस्टर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, ट्रेन हाईजैक में 154 सैनिक अब भी बीएलए के कब्जे में, भारत से सैन्य ताकत में पिछड़ा पड़ोसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक मामले में अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी फौज जहां ऑपरेशन खत्म होने के दावे कर रही है, तो वहीं जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके कब्जे में अभी पाकिस्तानी फौज के 154 जवान हैं। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से भारत विरोधी रही है, ऐसे में वो ट्रेन हाईजैक मामले में भी भारत पर आरोप लगा रहा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के आतंक को बढ़ावा देने के नतीजे अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। उसके घर में ही अब विद्रोह सिर उठाने लगा है। बलूचों पर अत्याचार ने उसकी पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। दोस्तों, रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब घुसपैठियों की खैर नहीं, मोदी सरकार बनाने जा रही है नया इमिग्रेशन कानून। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विधेयक पेश किया और इस विधेयक का उद्देश्य भारत के मौजूदा आव्रजन कानून को आधुनिक और मजबूत बनाना है। इसकी मदद से अवैध घुसपैठियों से निपटने और निर्धारित सीमा से अधिक समय तक रहने वाले विदेशियों पर नजर रखना आसान होगा। बता दें कि कुछ वर्ष पहले भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या विकराल हुई है और बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, बल्कि संसाधनों पर भी बोझ पड़ने का डर है। नए विधेयक में कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। वीजा शर्तों का उल्लंघन करने पर विदेशियों को भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा। अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर ये विधेयक सरकार को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खतरे की स्थिति में किसी भी विदेशी को देश में प्रवेश देने या नहीं देने की अनुमति देगा। विधेयक में विदेशी व्यक्ति की बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने की अनुमति भी दी गई है। पारित होने के बाद ये विधेयक मौजूदा 4 कानूनों की जगह ले लेगा। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर के बाद अब सीता माता मंदिर की बारी। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने चुनाव की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। यही वजह है कि बीजेपी मिथिला क्षेत्र के सीतामढ़ी में सीता मंदिर के जीर्णोद्धार को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक बनाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इस कोशिश को लेकर राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि भाजपा को सीता मंदिर के जीर्णोद्धार का श्रेय नहीं लेना चाहिए। वहीं भाजपा के प्रमुख सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस परियोजना के लिए केंद्र से और अधिक धनराशि की मांग कर दी है। पिछले रविवार को अहमदाबाद में आयोजित शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो कर दिया, अब बिहार में भव्य सीता मंदिर बनाने का समय आ गया है। ये भव्य मंदिर देवी सीता द्वारा अपने जीवन में अपनाए गए आदर्शों का संदेश देगा। हम बिहार में निश्चित रूप से मां जानकी मंदिर का निर्माण करेंगे। मैं मिथिला के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वो बिहार में मेरे साथ आएं, जहां हम विधानसभा चुनाव से पहले डेरा डालेंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव से पहले आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा और असली होली नवंबर में मनेगी, चिराग पासवान का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महागठबंधन बिखर जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस
कांग्रेस की राह अलग हो सकती है और वो लोग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। गठबंधन की हार तय है, असली होली नवंबर में ही मनेगी। चिराग पासवान ने राजधानी पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बुधवार को विपक्षी दल आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि पूरा बिहार उनके ही परिवार का है। ऐसे लोगों को चुनाव में हकीकत से पाला पड़ेगा। बिहार की जनता ने एनडीए को भारी समर्थन के साथ सरकार बनाने का फिर से अवसर देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या बिहार में चुनाव लड़ेंगे अमित शाह के बेटे जय शाह? पटना में लगे ये पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने जब से चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तब से अमित शाह के बेटे जय शाह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल जय शाह इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं और उनकी लीडरशिप में ही चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ और उसमें भारत विजयी हुई। इससे पहले जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और तब भारत ने T20 विश्व कप जीता था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर वो छाए हुए हैं और बिहार की राजधानी पटना में भी जय शाह के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में लिखा है कि देश की जनता करे पुकार, जय शाह जी राजनीति को करें स्वीकार। इन पोस्टरों से सियासी पारा चढ़ गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने जय शाह के समर्थन में पोस्टर लगवाए हैं और इन पोस्टरों में लिखा है कि तू कहीं भी जा, जय भी तू, शाह भी तू। आगे लिखा है कि ये शाह बना दिया क्रिकेट को विश्व में शहंशाह, अब आ भी जा राजनीति में, देश को इंतजार है तेरा विश्व गुरु बनाने की, तू आ भी जा, जय भी तू, शाह भी तू। अब इन पोस्टर को लेकर लोग कह रहे हैं कि क्या जय शाह को बिहार से चुनाव लड़वाना चाहते हो? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले बिहार दिवस पर बीजेपी का बेमिसाल बिहार जश्न। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश देखेगा इस राज्य की संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने प्लान सेट कर लिया है और यहाँ पर बिहार चुनाव के मद्देनजर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने देश भर में बिहारी संस्कृति, परंपरा और भावना को प्रदर्शित करने वाली कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक बिहार दिवस के जश्न के तहत बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए बिहार की संस्कृति को पूरे भारत में प्रदर्शित करेगी। सूत्रों के मुताबिक 22 मार्च से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा, अमित शाह और नीतीश कुमार शामिल होंगे। बिहार दिवस के जश्न के साथ हफ्ते भर चलने वाला कार्यक्रम शुरू होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस होता है जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और सूत्रों के मुताबिक भाजपा अपने सांसदों और मंत्रियों को बिहार और उसकी संस्कृति के सप्ताह भर के जश्न के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के कई शीर्ष नेता इस अवधि के दौरान कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं के अलावा सभी गठबंधन सहयोगियों के टॉप नेता भी इसमें भाग लेंगे। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। खबरों के मुताबिक इस कार्यक्रम में यह भी बताया जाएगा कि कैसे डबल इंजन सरकार ने बिहार के विकास के लिए निरंतर और अथक प्रयास किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम बनकर आ रही है शेख हसीना, जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। आवामी लीग नेता ने मोहम्मद यूनिस को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी और यूनाइटेड स्टेट्स आवामी लीग के उपाध्यक्ष रब्बी आलम ने बुधवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री के रूप में देश में वापस आएंगी। समाचार एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से कहा कि वो जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। आलम ने बांग्लादेश के वर्तमान हालातों पर चिंता जताई और कहा कि देश पर हमला हो रहा है जिसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पर हमला हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक विद्रोह ठीक है लेकिन बांग्लादेश में ये तो नहीं हो रहा। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आतंकियों का विद्रोह है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर की 2 पार्टियों पर मोदी सरकार ने लगाया बैन। उधर बिलबिलाने लगा पाकिस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को पढ़ाने लगा लोकतंत्र का पाठ। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 अलगाववादी संगठनों जम्मू कश्मीर आवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुसलमीन को 5 साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। इस फैसले से पाकिस्तान भड़क गया है और उसने भारत के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को रोकने और राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध लगाया है। गृह मंत्री
मंत्रालय ने प्रतिबंध के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे को मुख्य कारण बताया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत के फैसले को लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि AAC का नेतृत्व कश्मीर के प्रमुख धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक कर रहे हैं। JKIM की स्थापना मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी ने की थी, जो 2022 तक इसके प्रमुख थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा की प्रचंड जीत से PM मोदी और अमित शाह गदगद, CM सैनी की जमकर कर दी तारीफ। जी हां दोस्तों, हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। प्रदेश के 10 नगर निगमों में से 9 पर भाजपा ने अपना परचम लहराया, जबकि नवगठित मानेसर नगर निगम में निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। इसके साथ ही कांग्रेस का निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव के 5 महीने बाद हुए निकाय चुनाव में एक तरफा जीत का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया जा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी को सूत्रधार बताया है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान ने बताया भारत का हाथ, विद्रोहियों के सामने बेबस, शहबाज सरकार का है ये नया पैंतरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुई ट्रेन हाईजैक की घटना को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी हुकूमत बेबस नजर आ रही है। विद्रोही गुट के खिलाफ पाकिस्तानी सेना जमीनी ऑपरेशन में अपने कई जवान खो चुकी है। विद्रोहियों की यात्रियों को धमकी देने के बाद शहबाज सरकार एयर स्ट्राइक की सोच रही है और पूरे घटनाक्रम में बेबस नजर आ रही है। पाकिस्तान की सरकार ने अब अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ना शुरू कर दिया है। शहबाज के राजनीतिक सलाहकार का आरोप है कि इसमें भारत का हाथ है। पाकिस्तानी टीवी चैनल डॉन से बातचीत में शहबाज के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हाँ, भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें अफगानिस्तान जैसा एक सुरक्षित ठिकाना मिला हुआ है। तालिबान के सत्ता में आने से पहले उन्हें ये घातक हमले करने के अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन अब उनके अभियानों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि अफगानिस्तान में उन्हें घात लगाकर हमला करने की सुविधा मिल रही है। हमने सरकारी स्तर पर अफगानिस्तान से कहा है कि इस गतिविधि को रोको, नहीं तो हम वहां जाकर उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के बाहर पैदा होगा मेरा उत्तराधिकारी, दलाई लामा ने बढ़ाई शी जिनपिंग की टेंशन, जिसके बाद तिलमिला उठा चीन। जी हाँ दोस्तों, दलाई लामा ने कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। अपने नई पुस्तक में यह लिखकर आध्यात्मिक गुरु ने 6 दशक से बीजिंग के साथ उनके विवाद को और हवा दे दी है, जो हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाले तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के चलते उपजा था और वो देश छोड़कर भारत आ गए थे। मंगलवार को जारी हुई वॉइस फॉर वॉइसलेस नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि दुनिया भर के तिब्बती चाहते हैं दलाई लामा नामक संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहे। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि उनके साथ ही आध्यात्मिक गुरुओं का सिलसिला रुक जाएगा। इस किताब में दलाई लामा ने पहली बार विशिष्ट रूप से साफ किया है कि उनका उत्तराधिकारी मुक्त संसार में जन्म लेगा जो चीन के बाहर है। दोस्तों, दलाई लामा ने पूर्व में कहा था कि केवल वही यानी कि दलाई लामा तिब्बत से बाहर पुनर्जन्म ले सकते हैं और संभवतः ये भारत हो सकता है जहां वो निर्वासन के बाद रह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पुनर्जन्म का उद्देश्य पूर्वाधिकारी के कार्यों को आगे बढ़ाना होता है, इसीलिए नया दलाई लामा मुक्त संसार में जन्म लेगा ताकि दलाई लामा के वैश्विक करुणा की आवाज़ तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु के साथ तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने वाले तिब्बती प्रतीक जैसे पारंपरिक मिशन को आगे बढ़ाए। रुक करते हैं दी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाबा बागेश्वर का बिहार वाला प्लान, बढ़ रही है राजनीतिक दलों की धड़कनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन अभी से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और इस बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में बिहार में जो कथा की है वो इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के दल जेडीयू की भी धड़कनें बढ़ाने वाली है। दरअसल जिस बिहार की राजनीति की तासीर हमेशा से जाती रही है उसे हिंदुत्व की ओर मोड़ने की पूरी जोर कोशिश चल रही है और इस क्रम में वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय कथा आयोजित हुई और अपनी कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कई बार दोहराई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार सबसे पहले हिंदू राज्य बनेगा और इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह भी दी है। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा का समापन हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी इस बार बिहार चुनाव को जातिवाद से दूर रखकर हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाहती है।
और यही कारण है कि बिहार में चुनावी साल में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हुई और हर दिन बीजेपी नेता भी उनके दरबार में दिखाई दिए। बीजेपी विधायकों ने उनकी पदयात्रा में भी साथ चलने की बात कही और दूसरी ओर महागठबंधन ने धीरेन्द्र शास्त्री की इस कथा का विरोध किया और यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं को देगी बड़ा तोहफा, जल्द हो सकता है इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार भी महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर महिला सम्मान योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। यह योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सरकार इस योजना के नाम और इसके लिए कितनी राशि प्रति महिला को दी जानी है, इसके लिए इस विचार विमर्श किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल जुलाई तक इस योजना की घोषणा की जा सकती है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में सहायता राशि की किस्तें पहुंचाई जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेपाल में योगी आदित्यनाथ को लेकर बवाल, हिंदू राज्य पर फिर छिड़ी बहस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर क्या नेपाल में फिर राजतंत्र की बहाली होगी। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और इसकी वजह है नेपाल में होने वाले विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये प्रदर्शन सरकार की नाकामी को लेकर है। हालांकि इस प्रदर्शन का स्तर बहुत बड़ा नहीं है। प्रदर्शन में भाग लेने वालों से कईयों ने नेपाल में राजशाही को फिर से स्थापित करने की मांग दोहराई है और वो चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने और इस समय नेपाल में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। नेपाल में 2008 में राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। तब से नेपाल में लोकतंत्र है और उससे पहले नेपाल में 239 सालों तक लगातार राजशाही थी। दिक्कत यह है कि 2008 से लेकर अब तक नेपाल में 11 बार सरकार बदल चुकी है और इसलिए लोग तंग आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने 3200 किलोमीटर दूर लिया बिहार का नाम, गांधी मैदान से जोड़ा कनेक्शन, उड़ जाएगी तेजस्वी यादव की नींद। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मॉरिशस की यात्रा पर हैं। उन्हें मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां के लोगों को भोजपुरी भाषा में संबोधित किया और इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी भोजपुरी में पीएम मोदी की यात्रा से जुड़ी जानकारी दी थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे। बता दें कि मॉरिशस में भोजपुरी एक लोकप्रिय भाषा है और खुद प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की जड़ें बिहार के भोजपुरी बेल्ट से जुड़ी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 3200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से बिहार, गांधी मैदान और मखाना का नाम लिया। पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की नींद उड़ सकती है। दरअसल बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने मॉरिशस में सर शिवसागर राम गुलाम के साथ गांधी मैदान का भी नाम लिया और बता दें कि मॉरिशस के राष्ट्रपति शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा गांधी मैदान में बनाई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा रावण का अहंकार भी नहीं चला तो इनका क्या चलेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव को अहंकारी बताते हुए कहा कि वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए बल्कि लालू यादव के बेटे होने के कारण उनकी पहचान बनी है। गिरिराज सिंह ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में हैं। उन्हें लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब रावण का अहंकार नहीं चला तो तेजस्वी यादव और लालू यादव का अहंकार भी नहीं चलेगा। दरअसल ये विवाद भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान के बाद शुरू हुआ। उन्होंने होली के दिन मुसलमानों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव ने इस बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब महिला विधायक सदन में जमीन से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाती हैं तो मुख्यमंत्री तुरंत फटकार लगाते हैं, लेकिन भाजपा विधायक के इस बयान पर वो चुप क्यों हैं? क्या वो अब भी भाजपा के दबाव में है? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान तैयार, जाने क्या है बड़ी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार दिवस के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। देखा जाए तो बीजेपी बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है।
पार्टी चुनाव से पहले बिहारी अस्मिता और गर्व को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी बिहार दिवस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम चलाएगी। 22 मार्च को पूरे देश में बिहार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब नौसेना को भी मिलेंगे महाबली राफेल। अप्रैल में 26 विमानों की होगी डील, भारत में लगेगी फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना फ्रांस की राफेल से अपने पुराने मिग 29 लड़ाकू विमानों को बदलने की तैयारी में है। नौसेना के लिए भारत 26 नए राफेल विमान खरीदेगा और इस सौदे की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2025 में होने की उम्मीद है, जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। उस पूरे सौदे की कीमत लगभग 7.6 अरब डॉलर होगी। ये नए राफेल विमान एम विमान पुराने मिग 29 के और मिग 29 के यूबी विमानों की जगह लेंगे। ये पुराने विमान अभी भारतीय नौसेना के 300 स्क्वाड्रन वाइट टाइगर्स और 303 स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। नए राफेल जेट INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे और ये विशाल जहाज समुद्र में तैरते हुए हवाई अड्डे की तरह होते हैं। आपको कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, हाई अलर्ट पर BSF के जवान, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि को सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF के जवानों ने घुसपैठ के एक प्रयास को विफल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सांबा सेक्टर की खोड़ा पोस्ट पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी, जिसके जवानों ने कुछ राउंड फायर किए। रात का समय होने के कारण सभी जवान एवं इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सुबह होते ही उसी इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।